सलाम आप सभी को। मेरा नाम अदीबा है। हम लोगों ने अभी तक के इजलास में द लिविंग वर्ल्ड के सारे तफसीलात का इल्म कर लिया है। आज के ज़र्फ में हम लिविंग वर्ल्ड के मुताल्लिकात कुछ सवालों को हल करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पहले आए हुए नीट में क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनका जवाब कैसे देना है, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे सही जवाब को टिक करना है। पहला सवाल है, व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी जो हयातियात थे उनको क्लासिफाई करने की, एक जमा में रखने की जरूरत पड़ी क्यों आखिर में। तो इसका जवाब है कि जो हमारी दुनिया है उसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बहुत सारे हयातियात मिलेंगे जिनको कि हम इतनी आसानी से मुत्तला नहीं कर सकते। तो उनको आसानी से पढ़ने के लिए हमें उनकी शिनाख्त करना और उनको एक मियारी के तौर पे पढ़ना बहुत जरूरी पड़ा, क्योंकि इतने सारे थे कि एक सीध में एक तरीके से उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका सही आंसर है, द अर्थ कंटेन्स मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1.4 टू 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको आसानी से पढ़ना, उसके लिए इनको एक जमा में करना, इनका एक गिरोह बनाना बहुत जरूरी था। तो वो हमने कैसे करा। एंड वी मे नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव नियर बाय। और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स थे, जो पेड़ पौधे और जो जानवर थे जो हमारे आसपास रहते थे, उनकी शिनाख्त करना भी जरूरी था। लोकल नेम्स, जो उनके बुनियादी नाम थे, जहाँ से वो आ रहे थे, जो उनकी बुनियाद थी, जो उनको नाम दिए गए थे, वो अलग अलग थे। हर जगह का अलग बुनियादी नाम था। तो कैसे जो साइंसदान है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एक दूसरा इंसान किस किस पेड़ और किस जानवर के बारे में बात कर रहा है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए, एक तरतीब रखने के लिए, हम लोगों को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। द लोकल नेम्स वेरी कर रहे थे, वेरी फ्रॉम प्लेस टू विच वाज कॉजिंग, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही थी, डिफिकल्टी इन स्टडिंग। उनकी उसको मुत्तला करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ी हो रही थी। इसकी वजह से हम लोग ने therefore must be called by one common name, एक कॉमन नेम, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शनाख्त दी जाने लगी हयातियात को जिससे कि वो सबके लिए समान हो, सबके लिए एक हो। और जब कोई भी इंसान ये बोले कि हम पैंथेरा टिग्रिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं के भी जो साइंसदान है उनको पता चल जाए कि अच्छा, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब टाइगर के बारे में बात हो रही है। हमारी लैंग्वेज में वो टाइगर हो जाएगा और किसी और लैंग्वेज में वो कुछ और हो जाएगा। नेमिंग द ऑर्गेनिज्म वाज देयर टू स्टैंडर्डाइज, एक म्यारी बना दी गई, एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया कि इस स्टैंडर्ड पे ही हम नाम रखेंगे। और वो स्टैंडर्ड्स कौन से थे? आईसीबीएन और ICZN। ICBN का फुल फॉर्म और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होगा और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होगा। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में पेड़ पौधे, मतलब प्लांट्स,
और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में जानवर, एनिमल्स, ये म्यारी ही इनके नाम रखेंगी, प्लांट्स और एनिमल्स के, और इन्हीं के थ्रू एक स्टैंडर्ड क्रिएट होगा और यहाँ से एक ऐसा बेसिक नाम, एक ऐसा बुनियादी नाम निकल कर आएगा जो कि पूरी दुनिया में सेम होगा। इस वजह से हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना जरूरी पड़ा। क्वेश्चन 2, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? काफी अहम सवाल पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, मतलब कि दर्जाबंदी जो चल रही है, उसमें बार बार चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बार बार चेंजेस आने का रीजन एक ही है कि जो साइंस है इज एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस। जो साइंस है वो एवर ग्रोइंग है, हमेशा इसमें इजाफा होता रहेगा। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इजाफे की वजह से हर पल चेंजेस आते रहेंगे, कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। जैसे कि जो फिलहाल चीजें कबूल की जाती हैं, हो सकता है कि कल के लिए वो चीजें बेबुनियादी हो जाए, उनको नहीं लिया जाए। तो इस वजह से साइंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इजाफा हो रहा है। अभी तक साइंस अपने उरूज पर नहीं पहुंचा है, अभी वो अपने जवाल पर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक वो उरूज पर पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएं जो हमने आज पढ़ी हैं और वो बेबुनियादी हो जाएं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आज चल रहा है, जो दर्जाबंदी हम लोग आज चीजों को दे रहे हैं, वो कल हो सकता है कि बेबुनियादी रहे। और हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जो इनिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज वो बेस कर कहाँ, किस चीज से बेस कर रहा था? ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट। जो इनिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का था, जब पहले हम चीजों को एक दर्जा दे रहे थे, उनकी शिनाख्त करने के बाद वो हम दे रहे थे उनके हैबिटेट से लेकर कि वो चीजें कहाँ पाई जा रही हैं, किस कंडीशन में मिल रही हैं। उस वहां से जब हम देखते थे तो लगता था कि प्लांट, जैसे कि पेड़ पौधे और जानवरों में काफी डिफरेंस है, बस हम इतना ही शनाख्त कर पाए थे, इतनी ही चीजें बता पाए थे कि ये प्लांट है और ये एनिमल है। लेकिन जैसे जैसे हमने अपना देख नजरिया बदला, तो हमें पता चला कि केवल हैबिटेट के तरीके से हम चीजों को नहीं देख सकते, हम चीजों की शिनाख्त केवल हैबिटेट के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो फिर जब थोड़ा सा इजाफा हुआ इल्म में, तो पता चला कि दूसरा तरीका भी मौजूद है जिसके जरिए से हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका था कि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने लगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के मायने हैं कि बाहरी तौर पर चीज कैसी नजर आ रही है। अगर कोई पौधा है जो कि ग्रीन है, कोई भी चीज हमें हरी नजर आई तो हमने उसे प्लांट बोल दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे पौधे थे जो ग्रीन थे ही नहीं, कुछ तो रेड थे, कुछ पर्पल थे। सबका जो रंग था वो अलग अलग था, तो क्या वो प्लांट में नहीं आते थे? आते थे। तो फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बेबुनियादी हो गया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर हम क्लासिफिकेशन को नहीं देख सकते, हम क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की तरह से उनकी जमा से नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़े तो हमने एनाटॉमिकल फीचर्स देखना चालू कर दिए। एनाटॉमिकल फीचर्स अंदरूनी, जो उनकी बुनियाद थी वो किस तरीके की थी, अंदरूनी बनावट किस तरीके की थी। यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी। यूनिसेलुलर का मतलब कि सिंगल सेल, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल जर्फ से बने हुए जो भी हयातियात थे उनको हम यूनिसेलुलर बोलते थे। जो मल्टीपल, बहुत सारे छोटे छोटे जर्फों से बने हुए जो भी हयातियात थे उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते थे। और ए सेलुलर, जो कि सेल से बने ही ना हो। तो जब हमने ये बेसिस रख दिया, जब हमने इस तरतीब में जमा करना शुरू करा, तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे
जो हयातियात थे जो एक गिरोह में थे वो अलग हो गए, और जो अलग अलग गिरोह में थे वो एक साथ हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो कि यूनिसेल्युलर थे, और बहुत सारे ऐसे पौधे थे जो कि यूनिसेल्युलर थे। तो अगर हमने अपना अपना जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर यूनिसेल्युलर पे बेस कर दिया, तो पता चलेगा कि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर एक गिरोह में आ गए, जबकि ये गलत था। तो साइंटिस्ट ने, साइंसदान ने फिर धीरे धीरे एम्ब्रियोलॉजी को देखना स्टार्ट कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी के असल मायने हैं कि किस तरीके से एक पेड़ या किस तरीके से एक जानवर की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, छोटे से वो बड़ा कैसे हो रहा है। वो उसमें एम्ब्रियोलॉजी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लार्वा मिल रहा है या लार्वा एब्सेंट है, और डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग आ रहा है। ठीक है। तो जब हमने एम्ब्रियोलॉजी के मायने से हमने जमा करना शुरू करा, तो पता चला कि धीरे धीरे क्लासिफिकेशन एक सिस्टमिक तरीके से होने लगा। जबकि आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से फाइलोजेनिक और न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोजिशन पर बेस कर दिया है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है कि सेल के अंदर का किस तरीके का बनावट है, और न्यूक्लिक एसिड जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का शेप, उसकी बनावट किस तरीके की है। तो करंट जो आजकल का फिलहाल ही कबूल करा जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक और न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है। जैसे जैसे और इजाफा होगा हमारे समझ में, हमारे इल्म में, तो फिर हो सकता है कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम हमने आज कबूल करा हुआ है, हो सकता है कि कल जाकर ये कुछ और बदल जाए। इस वजह से बोला जाता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हर रोज बदल रहा है, जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। What different criteria would you choose to classify people that you meet often? इनके कहने के मायने हैं कि हम जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको किस बेसिस पर, कौन सा ऐसा हम बेसिस रखेंगे जिससे हम दूसरे लोगों को क्लासिफाई कर पाए। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं जेंडर सबसे पहले, जेंडर कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, या वो खवातीन हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं स्किन कलर, वो उनका स्किन कलर किस तरीके का है। तीसरा उनकी एजुकेशन पे ले सकते हैं, कहाँ तक वो पढ़े हैं, कि वो 12th पास हैं, 5th पास हैं, या 10th पास हैं, या ग्रेजुएट हैं या अनग्रेजुएटेड हैं। उस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। करियर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि करियर क्या है, वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं। और हॉबीज के बेसिस पे उनको किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, किन किन चीजों में उनको अच्छा लगता है, क्या क्या चीजें वो मुत्तला करते हैं, उन चीजों पर भी हम बेस कर सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन के सिस्टम को। हम लोगों को उन गिरोह में बांट देंगे जिनमें उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। नेचर के बेसिस पे कि वो गुस्सैल हैं या फिर वो खुशनुमा हैं, किस तरीके के लोग हैं, उस बेसिस पे भी हम लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4। What do we learn from identification of individuals and population? हम लोगों की शिनाख्त कर क्यों रहे हैं, हम चीजों की शिनाख्त क्यों कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब यही है। तो जब हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उनका इल्म लेंगे या हम उनको मुत्तला करेंगे, तो फिर इस तरीके से हम ये पता कर पाएंगे कि उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है।
वो किस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं, ये देख पाएंगे हम लोग। उसके बाद उनकी अ, जगह, उनकी बुनियादी जगह क्या है, तो हैबिटेट, उनकी जरूरतें क्या है, और उनकी मदर टंग क्या है। मदर टंग का मतलब कि वो कौन सी ऐसी भाषा है जो वो अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोगों को शिनाख्त कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम, अच्छा, इनका बिहेवियर इस तरीके का है, और इनकी जरूरतें ये हैं, ये इस भाषा में हमसे बात कर सकते हैं। इस वजह से हमें लोगों को उनके एक जमा में रखना जरूरी समझा। Question 5. Given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. Mangifera indica and Mangifera indica. इन्होंने नाम तो मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, बट ये हमसे कह रहे हैं कि कौन सा गलत तरीके से नाम लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसमें मैंगीफेरा इंडिका जो जीनस है, उसका जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज है या स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा छोटे अल्फाज में लिखा गया होगा। तो क्योंकि ये सही तरीका है लिखने का, और जो इन्होंने सवाल पूछा है उसमें मैंगिफेरा इंडिका जो पहले लिखा है उसमें आई का इंडिका जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो पहला हर्फ है वो बड़े शब्दों में लिखा गया है, इस वजह से ये गलत तरीका है लिखने का। Question 6. Define a taxon. Give some example of taxa at different hierarchical levels. टैक्सॉन को डिफाइन करने को कह रहे हैं, और एग्जाम्पल देना है हमें टैक्सॉन डिफरेंट लेवल पे, जो हमारा दर्जाबंदी के हमने लेवल्स याद करे थे, जो दर्जाबंदी के जमा याद करे थे हमने, तो हमें उनको भी लिखना है, और हमें टैक्सॉन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो टैक्सॉन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि टैक्सॉन a level of hierarchy in the system of classification of organism, और टैक्सॉन ही सबसे छोटा, जो सबसे छोटा जमा था जिसको हम बोल रहे थे, वो टैक्सॉन ही था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वही टैक्सॉन था। अब ये बोल रहे हैं कि हमें टैक्सा एट डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की उसे लिखना है। तो मैंने आपको एक चीज का हाफिजा करने को बोला था कि जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं इनको इन्हीं के ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, इसका हाफिजा होना चाहिए, ताकि जब आपसे सवाल करे जाएं तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएं। एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले स्पीशीज होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। Question 7. Can you identify the correct sequence of taxonomic categories? वही सेम सवाल हमसे दोबारा पूछा गया है कि हमको सही ऑर्डर बताना है, सही तरीका बताना है कि जिस तरीके से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लिखा जाता है। तो स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम। तो स्पीशीज के बाद ऑर्डर, स्पीशीज फिर ऑर्डर, फिर फाइलम और फिर किंगडम। इन्होंने बीच के कुछ जो जमा थे उनको छोड़कर बाकी सारों को लिखा है, इसका मतलब कि ये ठीक है। जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। जीनस के बाद स्पीशीज लिख दिया है, जबकि जीनस से पहले स्पीशीज होता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और किंगडम। तो ये गलत है।
फिर स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। तीसरा ऑप्शन भी सही है। Question 8. Try to collect all the currently accepted meanings for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plant and animal on one hand and bacteria on the other. Species. Species is basic classification का पार्ट है, ठीक है। और स्पीशीज एक स्पीशीज का कोई एक ऐसा डेफिनेशन नहीं है, कोई एक वाहिद डेफिनेशन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग स्पीशीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और उसको मुत्तला कर पाए, जिसकी वजह से स्पीशीज के बहुत सारे डेफिनेशन हमारे पास हैं। तो पहला अगर हम लोग देखें, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक गिरोह है हयातियात का जिसमें बेसिक सिमिलैरिटीज, जो कि हमारी बुनियादी जो सिमिलैरिटीज है, बुनियादी यकसान है, वो मिल रही है। इसको लिखेंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म in which basic similarities are present. अगर दूसरे तरीके से इसको समझें तो species can also be defined as individuals who share the same gene pool. ठीक, दूसरे तरीके से समझे अगर तो स्पीशीज को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि वो ऐसे हयातियात हैं जो एक सेम जीन पूल को जो एक सेम जीन पूल से आ रहे हैं। जीन पूल का मतलब होता है कि उनकी नस्ल क्या है, वो कहाँ से, उनका जो बुनियादी नस्ल है वो कौन सी है। तो अगर उनकी नस्ल एक है तो हम बोलते हैं कि वो एक ही स्पीशीज है। ये दो डेफिनेशन हम लोग प्लांट यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि सवाल में पूछा गया है कि बैक्टीरिया को कैसे हम, अगर बैक्टीरिया के लिए हमको ये बोलना होगा कि ये इसका स्पीशीज कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी स्पीशीज को कैसे मुत्तला करा जाएगा, तो उसके लिए हमको याद रखना होगा कि बैक्टीरिया का सेम जीन पूल और बैक्टीरिया का जो एक बेसिक जो यकसान है वो नहीं होता। वो लोग क्योंकि आपस में उनके बीच में अफसी अवशिष्ट नस्ल रहती है, आपस में वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जीन पूल है वो अलग होता रहता है। तो बैक्टीरिया के लिए हम लोग लिखेंगे कि इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन नॉट बी यूज्ड। हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिलहाल ही जो कबूल करे जाने वाला जीन का एक डेफिनेशन है बैक्टीरिया के लिए, वो ये है, करेंटली accepted definition of species for bacteria is based on gene pool। ठीक है। क्वेश्चन 9। Define and understand the following terms: phylum, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीन्स। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको जो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की थी उसको याद रखना जरूरी है। तो जब फाइलम पूछा जाएगा तो हमको ये लिखना होगा कि फाइलम किस चीज से पहले लिखा गया था और किस चीज के बाद लिखा गया था। तो लिखेंगे फाइलम इज सबसे पहले तो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिल रही है? बिलो किंगडम एंड अबव क्लास। ये दो चीजें तो हम उस हायरार्की के जो सीक्वेंस था उससे ही लिख सकते हैं। तीसरा इसमें एक पॉइंट डालेंगे दैट इट इज अ टैक्सॉन, एक
छोटा सा जमा है with one or more classes organisms similar characters। ठीक है। तो फाइलम जो है वो किंगडम से नीचे प्रेजेंट है और क्लास के ऊपर। और ये किस फाइलम किस चीज से मिलके बन रहा है? तो फाइलम बन रहा है क्लासेस के, जो क्लासेस थे उनके गिरोह से। जब हम क्लासेस का एक गिरोह बना देंगे तो वो फाइलम बन जाएगा। फाइलम का बना देंगे तो वो किंगडम बन जाएगा। क्या? सेकंड, क्लास। क्लास में भी यही करेंगे कि क्लास से पहले क्या आ रहा था और क्लास के बाद क्या आ रहा था। सबसे पहले तो हमको यही लिखना है, क्लास इज अ taxonomic hierarchy higher than order and lower than phylum। ठीक है। ऑर्डर से ऊपर था और फाइलम के नीचे था। और क्लास, फिर इसमें लिखेंगे कि क्लास किन किन चीजों से बन रहा है। तो क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन जो हयातियात थे जिनका गिरोह बन रहा था और ऑर्डर्स का, उनसे मिलकर ही हमारा क्लास बन रहा है। मिसाल के तौर पर हम लोग ले रहे थे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिन अ, जिन जानवरों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उनको हम लोग कॉर्डेट्स बोल रहे थे। तो वही हमारी एक क्लास हो गई। फैमिली, इसमें भी हम सेम चीज करेंगे कि फैमिली में एक ग्रुप है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, और किससे ऊपर और किससे नीचे प्रेजेंट है ये लिखेंगे। हैज अ ग्रुप ऑफ related genera, still less number of similarities as compared to genus and species। कहने के मायने ये है कि ये एक ऐसा गिरोह है उन सारे हयातियात का जिनमें की थोड़ी कम थोड़ी कम यकसान मिलेंगी और मुख्तलिफ चीजें थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम उसे एक फैमिली में रख देंगे। और जो यकसान है वो हमें जीनस और स्पीशीज से थोड़े कम ही मिलेंगे, बल्कि मुख्तलिफ चीजें थोड़ी ज्यादा मिल रही हैं। और जो फैमिली है वो मिलकर किससे बनती है? जीनस से। जब जीनस के गिरोह को हम लोग एक साथ रख देते हैं तो वो एक फैमिली बन जाती है। ऑर्डर ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बिलो, हायर देन फैमिली। ठीक है। एंड लोअर क्लास। ऑर्डर being a higher category is the assemblage of families that exhibit सेम फीचर्स। ऑर्डर जो है वो फैमिली के नीचे है और क्लास के ऊपर मिल रहा है। और जो एक जो जो हमारे हयाजात थे वो क्या हो रहा है कि कैटेगरी, जो कैटेगरी है उससे ऊपर है। जिसका मतलब कि फैमिली, जब बहुत सारी फैमिली मिल जाएंगी तो वो एक ऑर्डर को बना देंगी। और जो फैमिलीज हैं उनमें क्या हो रहा है कि अगर दो फैमिलीज हैं तो उनके बीच में कुछ मुख्तलिफ चीजें प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से उनको दो अलग अलग फैमिलीज में रखा गया। लेकिन उन फैमिलीज के बीच में कुछ यकसान भी मिल रहे होंगे। तो जब वो हमें मिलेंगे तो हम उन्हें एक ही ऑर्डर में रख देंगे, जीनस। जीनस क्या कर रहा है कि जो स्पीशीज थे, जो सबसे छोटा टैक्सॉन था हमारे पास, जो सबसे छोटा जमा था, जब हमने उनके बीच में एक गिरोह बना दिया तब वो एक जीनस बन गया। ठीक है। तो genus comprises of related species which has more characters in common। जिनमें बहुत सारे जो कैरेक्टर थे वो उनमें यकसान मिल रहा था। और इन कंपैरिजन स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, मतलब कि जो अदर जेनरा था, जो दूसरा जेनरा था उसके मुकाबले में जब हमने एक
हमारा जमा देखा तो उसमें बहुत ज्यादा यकसान था, तो जब हमें वो दिखा तो हमने उसको उठाकर एक जीनस में रख दिया। और ऐसे ही जो छोटे छोटे स्पीशीज थे उनको मिलाकर एक जीनस बन गया। और जीनस क्या है, अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, जो कि एग्जांपल दिए गए थे हम लोगों को चैप्टर में सिपाइड अंडर genus Panthera. Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animal. ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप प्लांट लिखिए और एक तरफ आप एनिमल लिखिए, और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के तौर पर आप पूरा उसको दर्जा दीजिए कि कौन कौन से दर्जे में कौन कौन सी चीज रखी गई थी। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि कैटेगरी क्या थी, ठीक, ताकि लिखना आसान हो जाए। किंगडम, फाइल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। पहले हम प्लांट का लिखेंगे, तो प्लांट में किंगडम तो प्लांट ही हुआ। फाइलम, मान लेते हैं हमको वीट के बारे में लिखना है, तो वीट का स्पीशीज एस्टिवम होता है। जीनस ट्राइटिकम, तो इसको बोलते हैं प्लांट को ट्राइटिकम एस्टिवम। फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडनेज और फाइलम एंजियोस्पर्मी। एनिमल का मान लेते हैं हम लोग कि एनिमल में ह्यूमंस का लिखेंगे, तो ह्यूमंस का जो नाम था वो होमो सैपियंस था, तो जीनस हो जाएगा होमो, और स्पीशीज फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमलिया। इस तरीके से हमने लिविंग वर्ल्ड से मुक्तला जितने भी सवाल थे उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। अ, एक जरूरी जानकारी है कि जो हमारा अभी का नया जो रैशनलाइज्ड 2023 और 2024 का एनसीईआरटी बायोलॉजी का आया है उसमें कुछ चीजें हटा दी गई हैं, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग ने नहीं पढ़ी हैं, तो अगर कहीं जरूरत होगी तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी आप लोगों को। क्वेश्चन वन, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे कौन से वाहिद चीजें हैं जो केवल और केवल एनिमल और प्लांट में मिल रही हैं, हमको यहाँ पर ये बताना है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो केवल प्लांट और एनिमल में मिलती है, ठीक है। बाकी और किसी भी हयात में आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मतलब कि ग्रोथ करना, अपना इजाफा करना, रिप्रोडक्शन करना, अपना अवशिष्ट नस्ल को पैदा करना, वो केवल और केवल प्लांट और एनिमल के ही हाथ में होता है। क्वेश्चन टू, इन multicellular organism refer to the production of progeny processing feature more or less similar to those of parent। इसका मायने है, पहली चीज तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना हुआ कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन जो है, जो उसमें प्रोडक्शन है प्रोजेनी का मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, नस्ल को बढ़ाने के तरीके को, उस तरतीब को ये क्या बोल रहे हैं, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बेसिक सी काफी बेसिक सा इल्म है ये, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। कैसे हम लोग फैमिली जो प्लांट का था वो किस तरीके से कैरेक्टराइज कर रहे हैं, तो हम लोग उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेके कर रहे हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से पहले करते थे कि किस तरीके से बाहरी उनका दिखने का तरीका था, उस तरतीब से कर रहे थे। लेकिन जब इल्म में इजाफा हुआ तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उस जमाने में नहीं आती, तो हमें उनको हटाना पड़ा था, वो क्योंकि बेबुनियादी हो गए थे।
The sum of total of all chemical reaction occurring in our body is known as मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का जो एक डेफिनेशन है, उसे ही हम लोग द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, उसे ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये आगे के कई जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें मिलेगा। सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो कंटिन्यूसली अप टू अ सर्टेन एज। तो सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है प्लांट में, और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होता है। हमने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी जानवर बहुत ही बड़ा हो जाए, क्योंकि उसमें हमेशा ही अ, उसकी उसके जो इजाफा हो रहा है, उसकी ग्रोथ में वो हमेशा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें होता ही रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उनमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वो बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। तो सी का आंसर होगा कि फिफ्थ आंसर होगा सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses are all easily multiplied by। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये प्लांट किंगडम का ही हो जाएगा। ठीक है। तो बाय फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि फंगाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ये सब ऐसे छोटे छोटे जमा है जिनका जिनका हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये अपनी अपशिष्ट जो उनकी अपशिष्ट नस्ल है उनको नहीं पैदा कर सकते, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन, ये अपने टुकड़े कर करके इनकी ग्रोथ होती है। तो बाय फ्रैगमेंटेशन। रीजेनरेशन का मतलब होता है कि किसी टूटे हुए हिस्से से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाना। ठीक है। Which of the following factor exclusively affects reproduction in seasonal breeders, both plant and animal? ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जो कि वाहिद तरीके से नस्ल को पैदा करने में प्लांट और एनिमल की दोनों की इफेक्ट कर रहा है? किस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है प्लांट और एनिमल की रिप्रोडक्शन पे? तो इसमें वाटर, टेम्परेचर, फोटो पीरियड और ऑल ऑफ दी। तो वाटर और टेम्परेचर बहुत हद तक इतना कोई जरूरी रोल प्ले नहीं करते हैं। फोटो पीरियड करता है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक ऐसे टाइम पर उनका रिप्रोडक्शन होता है और पूरे साल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि फोटो पीरियड प्लांट और एनिमल बोथ, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, जो कि सीजन के साथ ब्रीडिंग करते हैं, सीजन के साथ उनकी ऑब्जेक्शन पैदा होती है, उसमें फोटो पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। क्वेश्चन 8, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड। ये कीज जो है ये पुरानी बुक का है, फिर भी इसका आंसर कपलेट होगा। कीज एक ऐसा एड था, टैक्सोनॉमिकल एड बोलते थे इसको, टैक्सोनॉमिकल एड, जिसमें कि हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू में कुछ उनके बारे में लिखते थे, कुछ उनकी शिनाख्त करते थे, जिसके वजह से हम दो हयातियात को अलग तरीके से पढ़ सकते थे, उनको मुत्तला कर सकते थे। तो जो ये दो अलग अलग एड बन रहे थे उसे हम कपलेट बोलते थे। तो की एक टैक्सोनॉमिक एड है, जिससे कि टैक्सोनॉमी पढ़ना आसान हुआ था, और उसमें कपलेट मिलता था, तो इसका आंसर कपलेट होगा। द ऑर्डर जनरली एंड्स विद। ऑर्डर किससे एंड हो रहा है हम लोग पढ़ रहे थे, जब भी अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे पढ़ने के लिए, तो उसमें ऑर्डर जनरली किस चीज से एंड हो रहा था? एल से। ठीक है। एल से एंड होता है, एसी से फैमिली होती है, एसी से फैमिली एंड करती है। ठीक। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी पुरानी बुक का ही एक हिस्सा है, फिर भी इसको एक बार पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन and ability to sense environment, metabolism and interaction, all of the above। ऐसा एक कौन सा वाहिद फीचर है जो कि केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, मतलब कि जिनमें जान होगी केवल उन्हीं चीजों में मिल सकता है, ऐसा कौन सा एक वाहिद फीचर है? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब कि उनके उनकी ग्रोथ हो रही है और वो अपना नस्ल को भी आगे बढ़ा रहे हैं। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो अपने अगल बगल की चीजों से मुत्तला है। उन्हें पता है कि उनके अगल बगल आस पास कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे चल रही हैं और किस तरीके से बढ़ रही हैं, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, या कोई ऐसी चीज जिससे उन्हें इजाफा हो सकता है। और मेटाबॉलिज्म तो हमने पढ़ा भी कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग पार्ट इनसाइड अ बॉडी। और इंटरैक्शन, आपस में उनका इंटरैक्शन क्या है, वो आपस में किस तरीके से ताल्लुक रख रहे हैं, वो भी एक जरूरी चीज है, जो वो भी एक वाहिद चीज है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 11, which of the following aspect is an exclusive characteristic of the living thing? इसका भी सेम ही ये भी सेम ही सवाल है कि ऐसा कौन सा एक वाहिद चीज है, वाहिद कैरेक्टर है जो कि केवल हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी, या इंक्रीज इन मास द accumulation ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। देखिए, जो ये दो ऑप्शन है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या इंक्रीज इन मास द accumulation ऑफ मटेरियल एज वेल एज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, तो ये दो तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो मास का बढ़ना, जो मास में इजाफा होना है, वो तो हम अगर पहाड़ों पर देखें तो हमको पता चलता है कि पहाड़ों पर भी धीरे 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 जो सॉइल होती है वो जाकर जमा होती है। या कोई भी कचरे का ढेर हम लोग देख रहे हैं तो वो पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है, जहां पर भी हम लोग कचरा डालने लगते हैं। तो इस वजह से ये दो चीजें तो किसी भी लिविंग थिंग को डिफाइन नहीं कर सकती। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो और परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी। परसेप्शन ऑफ इवेंट मतलब कि हम इस चीज से मुत्तला है कि हमारे अगल बगल कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं जो जो हमें पता है। ठीक है। और दूसरा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जब इन विट्रो चल रही है, या वो, या फिर परसेप्शन ऑफ इवेंट, तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स एक बेटर आंसर है, हम इसे बेहतरीन जवाब बोलेंगे कि परसेप्शन ऑफ इवेंट्स जो हमारे अगल बगल हो रहा है, क्योंकि जो मरी हुई चीजें हैं वो ये चीज को परसीव नहीं कर सकती कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उन्हें इसका इल्म नहीं होता। Which of the following term is used to refer the number of varieties of plant and animal on earth? ठीक है, कौन सा ऐसा एक टर्म है जो कि रेफर कर रहा है नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ? टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी तो नहीं करता। टैक्सोनॉमी के मायने क्या थे कि हम लोग किस तरीके से जो हयातियात थे उनका जमा कर रहे हैं, किस तरीके से उनके मेयारी बना रहे हैं। लेकिन ये तो इसको डिफाइन ही नहीं कर रहा कि कितने तरीके के प्लांट और एनिमल, कितने तरीके के प्लांट एनिमल हमारे आसपास मिल रहे हैं, ये चीज नहीं डिफाइन कर रहा। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हयातियात की शिनाख्त करना, वो भी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि हम उसे एक जमा में रख रहे हैं, हम कुछ कुछ हयातियात का एक गिरोह बना रहे हैं और उसको एक जमा में रख रहे हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन बोल रहे थे, जिसे कि दर्जाबंदी बोलते हैं। अब आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरीके के। ठीक, तो इससे पता चलता है कि बहुत तरीके के या बहुत वैरायटी प्रेजेंट है हमारे आसपास प्लांट और एनिमल्स को लेकर। तो इस
डेफिनेशन जो लिखा गया है उसका सही जो शब्द है वो ये है, बायोडाइवर्सिटी। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, मैंने बार बार एक ही चीज पे तवज्जो दिया था कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन का हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, या इंटरनेशनल कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉम इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर नहीं है। अगर हम इसे इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर बोल देंगे कि केवल ये इंडिया में, केवल हमारे देश में ही काम करेगा, बाहर के देशों में काम नहीं करेगा, जबकि हमें एक ऐसा तरतीब चाहिए थी जिसके चलते सभी लोग एक ही नाम को जाने। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर इसका सही जवाब होगा। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी हमने पढ़ा था कि उसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो हमें जीनस मिलता है और एक हमें स्पीसीज एपिथेट मिलता है, स्पेसिफिक एपिथेट मिलता है। वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये सही है, बट हम आगे भी पढ़ते हैं। टू नेम्स, वन लैटिनाइज एंड अदर ऑफ अ पर्सन, नहीं, दोनों ही लैटिनाइज नेम होते हैं। साथ में हमने लिन लगाया था जो कि लीनियस ने, क्योंकि मैंगिफेरा इंडिका को सबसे पहली बार एक्सप्लेन करा था, इसलिए। टू नेम्स ऑफ अ सेम प्लांट बिल्कुल भी नहीं, दो सेम नाम होते ही नहीं है, जिसका सही आंसर है बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हर्बेरियम, हर्बेरियम भी पुरानी बुक का है, ओल्ड बुक। हर्बेरियम, अ गार्डन वेयर मेडिकल प्लांट्स आर ग्रोन, नहीं, इट इज अ ड्राई गार्डन। द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन ओल्ड बुक, पुरानी बुक का क्वेश्चन। क्यू इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। Which of the following taxonomic aid provide information for the identification of names of species found in an area? कोई बुक का क्वेश्चन। मैनुअल, मैनुअल एक ऐसी किताब थी जिसमें कि सारे ही आसपास मिलने वाले जितने स्पीशीज थे उनके नाम लिखे हुए थे जो उस एरिया में मिल रहे थे। 18. Which of the taxonomic aid can give you comprehensive account of a complete compiled information of any one genus or family in a particular time? मतलब कि कोई एक ऐसा चीज जो कि हमें कंप्लीट पूरी उसकी शिनाख्त कर रहा है जो कि उस एरिया में मिल रही है। ये भी ओल्ड बुक का ही सवाल है और इसका आंसर मोनोग्राम होता है। मोनोग्राम एक ऐसी किताब थी जिसमें कि आसपास मिलने वाले जितने भी स्पीशीज थे उनके बारे में हर चीज लिखी हुई थी। Which of the following taxonomical aid is used for identification of plant animal based on similarities and dissimilarity? कीज, मैंने बोला था कि कीज में दो वन और टू कपलेट प्रेजेंट होता है जिसमें कि सिमिलैरिटी, उनके यकसान और उनकी मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी जिसके जरिए हम लोग बता कर पाएंगे कि कौन सा एनिमल है और कौन सा प्लांट है। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, क्या एक ऐसा प्रैक्टिकल पर्पस है क्लासिफिकेशन का ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों करते हैं हम लोग? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं कर रहे थे। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, इसके लिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो उनकी शिनाख्त करने में और उनके बारे में पढ़ने में। टैक्सॉन इज अ, टैक्सॉन बार बार कई बार मैंने बोला कि टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज नहीं है, हाईएस्ट रैंक बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज द रैंक तो ये है ही नहीं। इट इज अ टैक्सॉन, तो एक स्मॉल छोटा सा गिरोह है, ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो स्पीशीज होता है। इसका सही आंसर है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमैटिक्स किस चीज को रेफर कर रहा है? Identification and classification of plant and animal, nomenclature and identification of plant and animal, या फिर diversity of kind of animal and the interrelationship, या different kind of organism and their classification। तो सिस्टमैटिक्स किस चीज किस बारे में बताना चाह रहा है हमें? तो इसका सही जवाब होगा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप, कि किस तरीके के हयात हमारे आसपास मिल रहे हैं और उनके बीच में
उनके बीच में क्या ताल्लुकात हैं, उसके बारे में हमको पता चल रहा है। इसलिए सिस्टमैटिक्स इस चीज को बोल रहे हैं। कीज आर जनरली डैश इन नेचर, ये भी ओल्ड बुक का क्वेश्चन है। मैं इस बात पर तवज्जो नहीं दूंगी कि आप ओल्ड बुक के क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान से पढ़ें या उनको सॉल्व करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो चीज दोबारा से पूछी जाएगी। फिर भी इसका आंसर होगा एनालिटिकल, क्योंकि हम उनको जो छोटा छोटा जमा था उसको नंबर दे देते हैं। जो दो क्लासिफिकेशन हमने करा था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर दे दिया जाता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके। और फिर उसको एक दूसरे के मुकाबले में रख कर देखते हैं कि कौन सी चीज किससे ज्यादा मिल रही है, कौन सी चीज किससे ज्यादा मुख्तला है, और फिर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट का नेमिंग कर देते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, क्या बोल रहे थे हम लोग उसको, लीड बोलते हैं। लीड, ये जो एक एक स्टेटमेंट है ये लीड होती है। जो दो चीज प्रेजेंट है वो कपलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ऐसी एक कौन सी चीज है जो लाइफ को डिफाइन नहीं कर रही है। रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन टू मेंटेन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज, डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज, डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लाइफ का। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली डैश इज कैपिटलाइज्ड, किस चीज को कैपिटल लिख रहे थे हम लोग, दो नाम लिख रहे थे, मैंगीफेरा और इंडिका। तो हमने मैंगीफेरा जो जीनस था उसे कैपिटलाइज करा था, तो जीनस को कैपिटलाइज कर। ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ डैश, किस चीज से रेफर कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, या दो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, कोई एक स्टेटमेंट जो कि सही है उसको बताना है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इजाफा हो रहा है, जैसे कि कोई कचरे का ढेर है वो रखा है, किसी और ने वहां पर डाल दिया तो ग्रोथ दिख रही है कि बढ़ रहा है। प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, प्लांट एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, नहीं। प्लांट में हमेशा ही ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिंदा चीजें हैं, उनमें ग्रोथ जो होती है वो हमेशा अंदर से होती है। जबकि जो कि मुर्दा चीजें हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो हमेशा बाहर से होती है, कभी अंदर से ग्रो नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को बताना है। क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सवाल क्या जानना चाह रहा है। तो botanical garden have collection of living plants for reference. A museum has collection of photographs of plant and animals. या key is taxonomic aid for identification of specimens. Uh, herbarium is a storehouse that contains dried, pressed and preserved plant specimens. ठीक है, तो इसका जवाब होगा सी, म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। नहीं, म्यूजियम जब हम बोल रहे हैं तो म्यूजियम में हमेशा जिंदा चीजें मिलती हैं, फोटोग्राफ नहीं मिलते। So the 2 point are known as the twin characteristic of growth. ये ओल्ड बुक का ही क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। ये काफी अच्छा सवाल था जो पूछा जाता था कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ का, तो इंक्रीज इन मास नहीं होता। डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये भी हो सकता है। तो हमें सही ऑप्शन बताना है जो बेस्ट हो। तो फर्स्ट, which 2 points are twin characteristic of growth? Increase in number of individuals and response to stimuli. थर्ड और फोर्थ तो किसी में नहीं दिया है, लेकिन डिफरेंशिएशन और सेकंड और फोर्थ दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड ही दिया है। तो यही ऑप्शन मार्क करेंगे। मैंने आपके साथ कुछ 30 तक के सवाल जो कि इससे मुतल्ला थे वो सॉल्व करे हैं, और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करा है। और शुक्रिया कि आपने इतने तवज्जो से मेरी बातों को सुना। अगर आप एक बार चैप्टर को दोबारा अच्छे से रीड करेंगे
और दोबारा से उसे पढ़ेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। और कुछ चीजें जो मैंने पहले भी बोली थी कि आपको याद रखना, एक ये टेबल। और तीसरा पॉइंट था कि अर्नेस्ट मैन को ट्रिपल क्राउन जो मिला था, ट्रिपल ट्रिपल इनका कितने से कितने साल तक ये जिंदा रहे थे, इनका ट्रिपल क्राउन। ये तीन चीजें अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है।